Good morning, my dear students. Today we'll start the third chapter of our civics, and the name of this chapter is the government. So, what is government? Government is a group of people who work for our country. Okay. गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है जो कि हमारे देश की हित के लिए काम करती है, हमारे देश की भलाई जिस चीज़ में है इन सभी चीज़ों के लिए काम करती है. ठीक है. नो कंट्री कैन रन विदाउट द गवर्नमेंट विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ कंट्री. कोई भी देश बिना गवर्नमेंट के नहीं चल सकता है. सो गवर्नमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है कंट्री का. द गवर्नमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैव द पावर टू रूल इन द टेरिटरी अकॉर्डिंग टू द लॉ. गवर्नमेंट कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है जिनके पास ये पावर होता है कि वो देश को लॉ के अकॉर्डिंग चला सके. समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नीड ऑफ गवर्नमेंट. हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? नो डाउट एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू टेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन. हाँ, हर देश को, दुनिया में जितने भी देश हैं, हर देश को एक सरकार की ज़रूरत है ताकि वो डिसीज़न ले सके किसी भी मैटर को लेकर के और उस डिसीज़न को फॉलो भी करा सके. देयर कैन बी डिसीजंस फॉर मेंटेनिंग पीस, लॉ एंड ऑर्डर, कंट्रोलिंग ट्रैफिक एंड प्रोटेक्टिंग द कंट्री फ्रॉम फॉरेन इन्वेंडर्स. ये डिसीजन किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे देश में शांति बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कराने के लिए, ट्रैफिक कंट्रोलिंग के लिए, प्रोटेक्टिंग द कंट्री फ्रॉम द फॉरेन इन्वेंडर्स, मतलब दूसरे देश से होने वाले बातचीत या फिर दूसरे देश से अगर हमारे देश को किस तरीके खतरा है तो उससे के लिए हमें क्या डिसीजन लेना है, इन सब चीज़ों के लिए हमें सरकार की ज़रूरत पड़ती है. द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक डिसीजन ऑन मेनी सोशल इशूज सच एज ओपनिंग ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस, बिल्डिंग ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस, डिगिंग ऑफ कैनल्स एंड सेटिंग अप ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड ओपनिंग हॉस्पिटल्स. इसके साथ साथ गवर्नमेंट और भी बहुत सारे सोशल इशूज़ पर भी डिसीजंस लेती हैं, जैसे कि कहाँ पर स्कूल ओपन करना है, कहाँ पर कॉलेज खोलने हैं, कौन से एरिया में रोड्स बनवाने हैं, ब्रिजेस बनवाने हैं, किस जगह पर इंडस्ट्रीज सेट करना है या हॉस्पिटल्स खोलने हैं. इन सभी चीज़ों का डिसीजन कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है. ठीक है. जैसे मान लीजिए कि अगर हमें एक नया स्कूल ओपन करना है तो उसके लिए सबसे पहले मुझे गवर्नमेंट से परमिशन लेटर लेना होगा. जब गवर्नमेंट हमें परमिशन देगी तभी हम कोई भी स्कूल ओपन कर सकते हैं या हॉस्पिटल ओपन कर सकते हैं या कॉलेज ओपन कर सकते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा. तो डिसीज़न किसने लिया स्कूल खोलने का? गवर्नमेंट ने. अगर गवर्नमेंट ने हमारे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, इट मीन्स उन्होंने हम स्कूल या कॉलेज नहीं खोल सकते. मतलब डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने ही डिसीजन लिया हमारे स्कूल ओपन होने का. ठीक है. गवर्नमेंट के कुछ पॉपुलर फॉर्म्स होते हैं, जैसे ऑल्दो देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ये डेमोक्रेसी एंड ऑटोक्रेसी आर द टू मोस्ट कॉमन फॉर्म्स. ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं गवर्नमेंट के, लेकिन कॉमनली दो फॉर्म बहुत पॉपुलर है. वो है एक डेमोक्रेसी एंड दूसरा है ऑटोक्रेसी. डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. जैसे कि हम सब जानते हैं अब्राहम लिंकन को, है ना. अब्राहम लिंकन ने ये लाइन हमें दी थी डेमोक्रेसी के लिए कि डेमोक्रेसी जो है वो लोगों के द्वारा लोगों के लिए किया गया काम जो होता है उसे ही डेमोक्रेसी कहते हैं. डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज़ वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ पीपल हु कैन चेंज इट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स. डेमोक्रेसी जो होती है, जो डेमोक्रेसी जहाँ पर होती है, जिस कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वहाँ पर जो पावर होता है वो जनरल पीपल जो होते हैं, सिटीजन्स जो होते हैं कंट्री के, उनके हाथों में होता है. कैसे? हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट करते हैं सरकार को बनाने के लिए, तो इसलिए पावर किसके हाथ में आया? पावर आता है जनरल सिटीजन्स के हाथों में, जनरल पीपल के हाथों में, क्योंकि हम जो रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे वो रिप्रेजेंटेटिव आगे जा कर के हमारे लिए गवर्नमेंट का सिलेक्शन करता है.
अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मस्ट फुलफिल ऑल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द सिटीजन्स। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो सिटीजन्स के प्रति जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनकी, वो पूरी तरीके से उसको फुलफिल करने की कोशिश करता है। ठीक है। Now the next is autocratic form of government. Autocracy is the opposite of democratic form of government. In an autocracy, people have no rights or powers. Autocracy जो है वो एकदम ऑपोजिट होती है डेमोक्रेटिक की। जैसे डेमोक्रेटिक में था कि पूरा पावर लोगों के हाथों में था, यहाँ ऑटोक्रेसी में क्या होता है, यहाँ पर लोगों के हाथों में बिल्कुल भी पावर नहीं होता है। यहाँ पर एक सिंगल रूलर होता है और वो रूल करता है पूरी कंट्री पर। मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर गवर्नमेंट को कोई डिसीजन लेना है तो उससे पहले वो उसके बारे में डिस्कस करेगा अपने मेंबर्स से और तब वो डिसीजन लेगा। लेकिन ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिस कंट्री में है वहाँ पर जो रूलर होगा वो खुद डिसीजन लेगा, उसे किसी से भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द पावर्स इन द हैंड ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल कॉल्ड डिक्टेटर। पूरा पावर जो होता है वो एक सिंगल पर्सन के हाथ में होता है और जिसे हम लोग डिक्टेटर भी कहते हैं। ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। द फर्स्ट इज पार्टिसिपेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री सिटीजन कास्ट देयर वोट्स ड्यूरिंग द इलेक्शंस। सबसे पहले डेमोक्रेटिक जो कंट्री होती है यहाँ पर हर किसी भी काम में पार्टिसिपेशन करने का राइट होता है। मतलब वोट, इलेक्शंस हो रहे हैं तो आप वोट देने का राइट है आपको। ठीक है। यहाँ पर जो है वोट के साथ साथ अगर आप चाहें तो इलेक्टोरेट के रूप में खड़े भी हो सकते हैं, मतलब कैंडिडेट के रूप में खड़े भी हो सकते हैं इलेक्शंस के लिए। इसके साथ साथ आप इलेक्शन के कैंपेनिंग वगैरह में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब हर एक पार्ट में डेमोक्रेटिक कंट्री के में हर एक पार्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये यहाँ पर ये फ्रीडम होता है। द नेक्स्ट इज liberty is also an essential characteristics of democracy. In democracy, everyone is free to express his or her view, to form association and to practice any religion. लिबर्टी जो मिलती है डेमोक्रेटिक कंट्री में, बहुत ज़्यादा लिबर्टी मिली हुई होती है लोगों को। लोगों के हाथों में सारा पावर होता है, तो लोगों के पास ये राइट होता है कि वो अपने व्यूज़ को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं कभी भी किसी के भी सामने। इसके साथ साथ लोगों के पास ये राइट होता है कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री में आपके ऊपर किसी भी सिंगल रिलीजन को फॉलो करने का कोई प्रेशर नहीं होता है। यहाँ पर आप किसी भी रिलीजन को अपनी इच्छा के अनुसार फॉलो कर सकते हैं। In democracy, the country has a judicial wing which resolves every conflict or differences according to the law. डेमोक्रेटिक कंट्री में सरकार के द्वारा ही बनाया गया जुडिशियल विंग होता है जो जिसका काम ये होता है कि अगर किसी भी तरीके की अनबन या किसी भी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट कंट्री में हो रही है तो उसको रिजॉल्व करती है वो। ठीक है। वो पूरे विंग का यही काम है कि अगर किसी भी तरीके से प्रॉब्लम कंट्री में आ रही है, लोगों के आपस में मतभेद हो रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम्स लोगों के आपस में एक दूसरे के प्रति प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको वो अकॉर्डिंग टू लॉ, गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए जो लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। ठीक है। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ही होता है। नेक्स्ट इज इक्वालिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इक्वालिटी जो है वो डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। डेमोक्रेटिक कंट्री में हर एक बंदा, हर एक इंसान जो होता है, हर एक पर्सन जो होता है वो इक्वल होता है, चाहे वो कोई अमीर हो या कोई गरीब हो, कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, या कोई लड़का हो, लड़की हो। मतलब किसी भी पर्सन में कोई भी डिफरेंस नहीं किया जा सकता है। किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किसी के भी साथ नहीं कर सकते हैं इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर होता है डेमोक्रेटिक कंट्री का। ओके। जस्टिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट की एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जस्टिस मतलब न्याय। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिस भी देश में है वहाँ पर हर एक पर्सन को जस्टिस मिलनी ही है।
ये किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो किसी पर्सन या ग्रुप के अकॉर्डिंग तो चलती नहीं है। तो यहाँ पर जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अगर न्याय मतलब आपने कोई गलती नहीं करी है, ये अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट आप प्रूफ नहीं हो रहा है कि आपने कोई गलती करी है, तो आपको किसी भी तरीके की पनिशमेंट नहीं मिलेगी, किसी भी तरीके की इनजस्टिस आपके साथ नहीं होगी और आपको हमेशा न्याय मिलेगा, आपको हमेशा जस्टिस मिलेगी। तो देखिए सरकार इतना सारा काम करती है, ठीक है, पूरे देश को मेंटेन करती है, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करवाती है और इतने सारे डिसीजंस, छोटे बड़े हर तरीके के डिसीजंस लेती है। तो सरकार खुद अकेले बैठकर इतना सारा काम तो नहीं कर पा रही होगी, ठीक है। तो क्या करती है सरकार जो है, अपने जो मेंबर्स होते हैं उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और हर एक ग्रुप का एक काम होता है, वो ग्रुप अपना काम करता है। तो मेनली हमें ये देखना है कि गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स हैं। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, या फिर कहो कि गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। द फर्स्ट इज़ द लेजिस्लेचर, द सेकेंड इज़ द एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड इज़ द जुडिशियरी। यहाँ 3 पार्ट्स के बारे में हमें पढ़ना है। सरकार के 3 पार्ट्स हैं। द पहला जो है वो है द लेजिस्लेचर्स, सेकेंड जो है वो है द एग्जीक्यूटिव्स एंड थर्ड जो है वो है जुडिशरीज, ठीक है। पहला पॉइंट है हमारा द लेजिस्लेचर्स। अब देखो सरकार ने अपने पूरे ग्रुप ऑफ जो मेंबर्स का ग्रुप था, ठीक है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तीनों को उन्होंने अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब तीनों डिपार्टमेंट का ये काम है कि वो अपने काम को अच्छे से करें। अब तीनों डिपार्टमेंट का काम क्या क्या है, चलिए देखते हैं। द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट मेक्स लॉ इज नोन एज लेजिस्लेचर। जो पहला डिपार्टमेंट, जो पहला ऑर्गन है गवर्नमेंट का, जो लेजिस्लेचर, इनका काम क्या है? इनका सबसे पहला काम ये होता है कि ये लॉज को बनाते हैं, ये नियम बनाते हैं सरकार देश के। इट मेक्स लॉज एंड अमेंड द ओल्ड वंस। इन लोगों का काम है, ये नए नियम बनाते हैं और इसके साथ साथ जो पुराने नियम होते हैं उसमें अगर किसी सुधार की ज़रूरत है, किसी तरीके के चेंजेस लाने की ज़रूरत है तो उसको चेंज भी करते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, लेजिस्लेचर हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट फाइनेंस। जो लेजिस्लेचर के जो मिनिस्टर्स हैं, इसको हेड कौन करता है? इसकी लीडरशिप कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इसके सबसे हेड पर्सन होते हैं और वो इसको हेड करते रहते हैं। जो लेजिस्लेचर होता है इसका पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट की फाइनेंस पे होता है। सरकार के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट का पूरा कंट्रोल जो है ये लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट अपने हाथों में रखता है। मतलब गवर्नमेंट को कब कितने अमाउंट, कितने रुपीज़ इशू करने हैं, कब कितने कॉइन्स इशू करने हैं, इसके साथ साथ गवर्नमेंट किस जगह से कितना टैक्स कलेक्ट करती है, कहाँ से टैक्स कलेक्ट हो रहा है, कहाँ पर टैक्स कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, इन सभी चीज़ों की देख रेख, हर चीज़ का कंट्रोल जो है वो जब लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट करती है। द पार्लियामेंट कैन रिजेक्ट और पास एनी प्रपोज टैक्स। अगर किसी तरीके का नियम लेजिस्लेचर ने लागू कर दिया है तो उस पर उसको रोक या रिजेक्ट या पास कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। इन इंडिया द पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट बॉडी ऑफ लॉ। इंडिया में पार्लियामेंट जो है, जो लेजिस्लेचर है, इसके ऊपर सबसे हाईएस्ट बॉडी कहलाती है, जो कि किसी भी तरीके की लॉज अगर बन रहे हैं तो वो बनने चाहिए या नहीं, उसके पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ों को देखकर अगर उसे लगता है सही है तभी उस बिल को, उस लॉ को पास करते हैं, अदरवाइज उसे रिजेक्ट करते हैं। इनके हाथों में ये पावर भी होता है कि वो किसी भी सरकार को बनाए रखना है या किसी भी सरकार को डिसॉल्व करना है तो इस चीज़ का राइट भी पार्लियामेंट के पास में होता है। आवर नेक्स्ट ऑर्गन इज़ द एग्जीक्यूटिव। देखिए नियम तो बना दिया, सरकार ने नियम बना दिया। जैसे कि देखिए अभी ना कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैला हुआ था हमारे पूरे, इवन अभी फैला हुआ है हमारे पूरे कंट्री में। तो गवर्नमेंट ने कई बार ऑर्डर्स निकाले लॉकडाउन के, है ना, 10 दिन का लॉकडाउन, फिर 14 दिन का लॉकडाउन, फिर 20 दिन का लॉकडाउन, है ना। तो गवर्नमेंट ने वहाँ बैठकर लॉकडाउन का ऑर्डर दे दिया।
तो वो ऑर्डर्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, इसकी देख रेख कौन करेगा? गवर्नमेंट दिल्ली से बैठ कर के उन्होंने नियम बना तो दिया, लेकिन क्या उसको रायपुर में वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, इसको कौन देखेगा? इसको देखने के लिए गवर्नमेंट ने अपना दूसरा डिपार्टमेंट बनाया, जिसको उन्होंने नाम दिया द एग्जीक्यूटिव्स। द लॉज आर पुट इनटू इफेक्ट बाय एग्जीक्यूटिव्स। जो भी लॉज गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो पूरे इफेक्ट, वो पूरा फॉलो हो रहा है कि नहीं, इसकी देख रेख जो है एग्जीक्यूटिव्स करते हैं। एग्जीक्यूटिव इंक्लूड्स द फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉज एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर। एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो हो रहा है कि नहीं, इन सारी चीज़ों को देख रेख करते हैं। इट ऑल्सो पनिश दोज हु ब्रेक द लॉ। ये लोग उन लोगों को पनिशमेंट भी देते हैं जो लोग लॉज को फॉलो नहीं करते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर द डिफेंस ऑफ द कंट्री अगेंस्ट फॉरेन इन्वेंशंस। दूसरे कंट्रीज़ के साथ होने वाले जो बातचीत है, उन दूसरे कंट्रीज़ के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, बातचीत हो रही है, इन सभी चीज़ों की देखरेख कौन करता है? इन सभी चीज़ों की देखरेख भी एग्जीक्यूटिव्स करते हैं। द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस इज़ द प्रेसिडेंट। इसके जो सबसे हाईएस्ट पर्सन होते हैं एग्जीक्यूटिव के, वो होते हैं प्रेसिडेंट, ओके, एग्जीक्यूटिव्स के। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द जुडिशियरी। इट मेक्स श्योर दैट laws are enforced properly. It punishes the offenders in accordance with the provision of the laws. जुडिशरी का ये काम होता है कि वो श्योर करते हैं कि जो लॉज गवर्नमेंट ने बनाया है, जो फॉलो करवाया जा रहा है, वो सही तरीके से फॉलो हो रहा है या नहीं, इस चीज़ की देख रेख जुडिशरी करते हैं। इट पनिशेस द ऑफेंडर्स टू अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ लॉज। लॉज के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑफेंडर है तो उसको कैसे पनिश करना है, क्या पनिश करना है, ये सारी चीज़ों को भी जुडिशरी देख रेख करती है। द जुडिशियरी ऑल्सो सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, सेंटर एंड द स्टेट और अमंग डिफरेंट स्टेट ऑफ द कंट्री। जुडिशरी का ये काम भी होता है, जैसे जनरल जो सिटीजन्स हैं उनसे अगर कंट्री के जो गवर्नमेंट है उसके उन दोनों के बीच किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट्स होते हैं तो उसको सॉल्व कराने का काम भी जुडिशरी करती है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर किसी तरीके के डिस्प्यूट्स हो रहे हैं तो इसको रिजॉल्व करने का काम कौन करती है? जुडिशरी करती है। It also protects the fundamental rights of the citizens. जुडिशरी जो है, सरकार ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था आप लोगों ने। और वो फंडामेंटल राइट्स सही तरीके से सिटीजन्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं, इसकी देख रेख करने का काम कौन करता है? जुडिशरी करती है। इट ऑल्सो गिव्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द लीगल पोजिशन ऑफ एनी मैटर इफ़ ही डिज़ायर्स। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट को किसी भी तरीके से लीगल मैटर्स में अगर किसी एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है तो जुडिशरी प्रेसिडेंट को एडवाइस भी देती है। अगर उन्हें किसी तरीके की ज़रूरत है हेल्प की तो प्रेसिडेंट को ये हेल्प भी करती है अपने एडवाइस के थ्रू। चलिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंचाइजीज राइट टू वोट। ये पॉइंट हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। फ्रेंचाइजी मीन्स राइट टू एक्सप्रेस वंस चॉइस बाय वोट। फ्रेंचाइजी का मतलब हम अपने खुद के पसंद से अपना एक रिप्रेजेंटेटिव को वोट के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हेन ऑल एडल्ट सिटीजन्स हैव अ राइट ऑफ फ्रेंचाइजी और वोट, इट इज़ कॉल्ड अ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज। जब सभी अडल्ट सिटीजन जो होते हैं उन्हें वोट देने का अधिकार मिल जाता है तो उसे कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। इन इंडिया अ सिटीजन हु इज़ 18 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव एंड हु इज़ नॉट अदरवाइज डिसक्वालिफाइड हैज़ राइट टू वोट इन द इलेक्शन। इंडिया में जो भी पर्सन है अगर वो 18 साल की एज को पार कर चुका है तो वो वोट दे सकता है इलेक्शंस में। हाँ, लेकिन इसके साथ में ये भी है कि वो किसी और कारण से डिसक्वालीफाइड ना हो। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर जो बैंकरप्ट है या कोई अगर जेल के अंदर है
या फिर कोई अगर मेंटली डिसेबल्ड है, वो जो पर्सन्स हैं, ये पर्सन्स वोट नहीं दे सकते, इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। तो अगर इन सब किसी भी कारणों से अगर आप डिस्क्वालीफाइड नहीं हैं और आपकी एज 18 ईयर्स की है, 18 ईयर या उससे ज़्यादा की है, तो आप वोट दे सकते हैं इलेक्शंस में और वोट देकर अपने पसंद का एक रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं अपनी सरकार को बनाने के लिए। सी हमारा द लास्ट पॉइंट है एंटी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये क्या है? द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज कॉल्ड अपार्थाइड। अपार्थाइड मतलब अपार्थाइड एक डिस्क्रिमिनेशन है जो कलर को लेकर के हुआ था। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका का एक रेवोल्यूशन जैसा था, छोटा सा। अंडर अपार्थाइड ब्लैक साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिनाइड फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एंड लिबर्टीज़। जो अपार्थाइड था, इसके अंडर में जो साउथ अफ्रीका के जो पीपल थे, जो लोग ब्लैक थे, उन लोगों को वहाँ की किसी भी फंडामेंटल राइट्स या पॉलिटिकल राइट्स या लिबर्टीज़ से उन लोगों को हटा दिया गया था। उन्हें किसी भी तरीके का अधिकार नहीं मिलता था, उन्हें कोई भी अधिकार से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। दे कंटिन्यूड देयर स्ट्रगल अगेंस्ट पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बोथ इन द USA एंड द साउथ अफ्रीका। उन लोगों ने एक स्ट्रगल किया था, ठीक है, इस स्ट्रगल का नाम दिया था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, जो कि USA एंड साउथ अफ्रीका दोनों में चल रहा था। इन साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला एंड हिज पार्टी अफ्रीकन कांग्रेस हैड बीन कैरिंग ऑन द एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल। साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, जो कि अफ्रीकन कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे, वो एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल में बहुत आगे बढ़े और बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था उन्होंने। इन जून 1964 मंडेला एंड 7 अदर्स वर सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जून 1964 में मंडेला और उनके साथ फ्रेंड्स, उनके साथ मेंबर्स को आजीवन कारावास की सज़ा भी सुनाई गई थी इस अपार्थाइड मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। He was released from jail in February 1990 after 27 years. 27 सालों के बाद उन्हें जेल से आज़ाद किया गया था 1990 में, फरवरी में। The system of apartheid or racial discrimination in South Africa came to an end with first free multi-party election in 1994. जेल से निकलने के बाद भी नेल्सन मंडेला ने अपने जो स्ट्रगल था, इस जो ब्लैक और वाइट का बीच का जो डिफरेंस था, उसको ख़त्म करने के लिए जो अपना स्ट्रगल था उसको उन्होंने छोड़ा नहीं, उसको करते ही रहे और उसको करते कई सालों के बाद 1994 में जाकर के साउथ अफ्रीका से ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ख़त्म हो पाया और फिर एक फ्री मल्टी पार्टी इलेक्शन हुए, जिसमें नेल्सन मंडेला ने जो इलेक्शन उन्होंने जीता और साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। वो फर्स्ट इंडिपेंडेंट साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर नेल्सन मंडेला। तो उन्होंने काफ़ी बहुत लंबे समय तक स्ट्रगल किया, बहुत लंबे समय तक फाइट किया इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका में। तब जा कर के उन्हें एक समय आया 1994 में जब वो इस चीज़ों को ख़त्म कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके की जब वो वहाँ पर गवर्नमेंट बना पाए, तब उसके बाद से वहाँ पर गवर्नमेंट अच्छे से चलने लगी। आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा, आई होप आप अच्छे से समझिए वीडियो। अगर कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे क्वेरीज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।